पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे अमीर खुसरो के प्रमुख ऐसे रचनाएं जिससे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अमीर खुसरो के 6 प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से किराइन उल सदाइन पहला ग्रंथ था, जिसमें उस समय की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और मुख्य रूप से इसमें सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां, जो उस समय बंगाली गवर्नर थे, उनके बीच जो अवध में एक भेंट हुई थी उसका वर्णन किया गया है। मिफ्ता उल फुतूह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अमीर खुसरो का। इसकी रचना उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में की थी। इसमें उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है जो उन्होंने अपने शासनकाल के पहले वर्ष में हासिल की थी। खजाइन उल फुतूह तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो की यह रचना का जो दूसरा प्रसिद्ध नाम है वो तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये गद्य रूप में लिखी गई थी। इसमें खुसरो ने अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की और दक्षिणी भारत की विजयों का उल्लेख किया है। साथ में ही मंगोल आक्रमणों के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। तो अमीर अलाउद्दीन की विजयों के बारे में ये एक प्रामाणिक स्रोत है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है देवल रानी अथवा खिज्र खां, आशिका ग्रंथ भी इसे कहते हैं। इसकी रचना अमीर खुसरो द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही 1316 ईस्वी के लगभग की गई थी। इसमें खुसरो ने अलाउद्दीन के बड़े जो लड़का था खिज्र खां, ज्येष्ठ पुत्र था, और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी, इन दोनों के बीच में जो प्रेम कहानी है उसका उल्लेख किया गया, उसका वर्णन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है नूह सिपेहर। इसकी रचना भी अमीर खुसरो ने की थी और ये सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी के समय में की गई थी। ये विभिन्न भागों में विभाजित है, जिसमें उस काल के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। सल्तनतकालीन प्रमुख स्रोतों में अमीर खुसरो के बाद में हम शामिल करते हैं तुगलकनामा को। तुगलकनामा की रचना सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। और यह ग्रंथ भी अमीर खुसरो द्वारा ही लिखा गया था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का उल्लेख है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं, उसके द्वारा दूसरे अमीरों को जो पत्र लिखना, अपनी और मिलाने तथा खुसर शाह के विरुद्ध युद्ध करने का वर्णन भी इसमें हमें मिलता है, जो किसी और ग्रंथ में उस काल में नहीं मिलता। तो इस तरह से ये हम 6 ग्रंथ हैं जो अमीर खुसरो के उस काल में मानते हैं। अगला ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया है और शम्स सिराज अफीफ, 2 लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा है, 2 नामों से। हम सबसे पहले बात करेंगे तारीख फिरोज शाही, जो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। जियाउद्दीन बरनी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे महान कवि और विद्वान उनके मित्र थे। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक का बड़ा विश्वास पात्र भी था, उनका समकालीन था और सुल्तान के बहुत नज़दीक था, बहुत नज़दीकी संपर्क थे। किंतु सुल्तान तुगलक की मृत्यु के बाद उसको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा
उसको सुल्तान फिरोज़ के सिंहासनारोहण के बाद कैद में डाल दिया और उसकी संपत्ति छीन ली गई। इस मानसिक स्थिति में ही उसने सुल्तान फिरोज़ के शासनकाल के बारे में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, जिसे तारीख़ फ़िरोज़शाही के नाम से जानते हैं। उसने सुल्तान को खुश करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसका नाम भी शासक के नाम से रखा और उनके कार्यों की इसमें खूब प्रशंसा की गई है। बर्नी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था तारीख़ फ़िरोज़शाही, यह सल्तनतकालीन स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लेखक ने बलबन के राज्यारोहण से लेकर के और सुल्तान फिरोज़ तुगलक तक के शासनकाल तक के दिल्ली सुल्तानों का इसमें इतिहास है। लेखक ने अपने इतिहास को सुल्तानों के युद्धों या उनकी शासन व्यवस्था के वर्णन तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसमें उसने समकालीन राज्य के उच्च पदाधिकारियों, प्रसिद्ध अमीरों, कलाकारों, सूफियों आदि का भी उल्लेख किया है। हालांकि बर्नी धर्मांध मुसलमान था और उसने अपने ग्रंथ में खुलकर धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन भी किया है। ये बहुत बड़ा दोष है जो हम उसके ग्रंथ में पाते हैं। इसके बावजूद भी तारीख़ फ़िरोज़शाही सल्तनत काल के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ देता है। इससे हमें न केवल उस समय की राजनीतिक घटनाओं का ही ज्ञान होता है, बल्कि इन समस्त शासकों के बारे में, अर्थात बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक तक के राज्यकाल तक की सांस्कृतिक दशा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि की भी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। तो मध्यकालीन स्रोतों में हम तारीख़ फ़िरोज़शाही को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तारीख़ फ़िरोज़शाही के नाम से ही दूसरा ग्रंथ भी लिखा गया था और इसके लेखक थे शम्स सिराज अफ़ीफ़, जो सुल्तान फिरोज़ तुगलक के समकालीन थे। लेखक ने फिरोज़ के पूरे शासनकाल अर्थात 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक का वर्णन किया है। वो फिरोज़ तुगलक की धर्मनिष्ठा, उदारता से बहुत प्रभावित था। उसने फिरोज़ को एक आदर्श मुसलमान सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने फिरोज़ के सिर्फ युद्धों या राजनीतिक विजयों, मिलिट्री उपलब्धियों का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उस राज्यकाल या उसके काल में जो अन्य घटनाएं हैं, जो शासन सुधारों से संबंधित हैं, उनका वर्णन भी इसमें किया है। जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य क्या किए, भवनों का, नहरों आदि का निर्माण किया गया, उसका उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। अफ़ीफ़ की फ़िरोज़शाही का सबसे बड़ा दोष या इसकी कमी यह है कि यह सुल्तान फिरोज़ के कार्यों का या उपलब्धियों का बहुत बढ़ चढ़ कर वर्णन करता है और ऐसा करने से उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है। किंतु इस दोष के बावजूद भी, चूंकि लेखक समकालीन इतिहासकार है, इसलिए उसके विवरण के महत्व को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए उस काल के बारे में हमें ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। अगला ग्रंथ है फतुहात फ़िरोज़शाही। फतुहात फ़िरोज़शाही भी फिरोज़ तुगलक के शासनकाल के बारे में ही है और ये स्वयं सुल्तान फिरोज़ तुगलक द्वारा लिखी गई थी। ये उसकी आत्मकथा है, जो संभवतः सल्तनत काल में पहली आत्मकथा किसी शासक ने लिखी। इसमें मुख्य रूप से फिरोज़ की धार्मिक नीति और उसका धार्मिक दृष्टिकोण समझने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे फिरोज़ की दयालुता, उदारता, जो इस तरह की प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व में थी, इसका भी परिचय
होता है। अगला ग्रंथ हम लेते हैं किताब उल रहला। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता, ये मोरक्को के निवासी थे और लगभग 14वीं सदी में ये भारत आए और उस काल का ये महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था। इब्न बतूता उच्च कोटि का विद्वान, कवि और इतिहासकार था। वो लगभग 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद तुगलक से भेंट की, उसका बहुत सम्मान किया गया, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया। किंतु बाद में सुल्तान उनसे नाराज हो गए और काजी के पद से हटा के जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद कैद से मुक्त किया और राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया और चीन से अंततः वो अपने देश लौट गया। मोरक्को लौटने पर उसने वहाँ के सुल्तान के आदेश पर ये विवरण लिखे, जिसे हम इब्न बतूता के रहला के नाम से जानते हैं। प्रवास के दौरान दरबारियों से बहुत निकटता के संबंध थे। भारत की यात्राएं बहुत जगह की थी, इसलिए उसे भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां थीं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति, पशु, वेशभूषा, रहन सहन, कृषि, व्यापार, सभी के बारे में उनका विवरण महत्वपूर्ण है। समकालीन नगरों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मोहम्मद तुगलक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, दरबार की प्रथाएं, उसकी योजनाएं, जो विभिन्न योजनाएं थीं, उसके बारे में, शासन प्रबंध के बारे में लिखा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हम उस काल का मान सकते हैं, मध्यकाल के बारे में इब्न बतूता का। तारीख मुबारक शाही अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। ये सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह के समय की रचना है। वो सुल्तान का दरबारी इतिहासकार था और उसने मुबारक शाह के नाम पर ही अपने इस ग्रंथ का नाम भी तारीख मुबारक शाही रखा। फिरोज़ के बाद के तुगलक सुल्तानों और सैयद सुल्तानों के इतिहास का इसमें काफ़ी विस्तृत वर्णन किया गया है। ये लेखक जो याहिया सरहिंदी सैयद सुल्तानों का समकालीन था, इसलिए इस ग्रंथ में दी गई जानकारियों को हम बहुत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय मानते हैं। तारीख़ खाने जहानी, इस ग्रंथ के लेखक ख्वाजा नियामतुल्ला मुग़ल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे और इस ग्रंथ की रचना जहांगीर के शासनकाल में ही की गई। इसमें नियामतुल्ला ने दिल्ली सल्तनत के अफ़गान सुल्तानों का इतिहास लिखा है। तारीख़ दाऊदी भी सल्तनत काल के बारे में जानकारी देता है। इसकी रचना अब्दुल्ला द्वारा जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। इस ग्रंथ में लेखक ने लोदी सुल्तानों के इतिहास के बारे में लिखा है। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि दिल्ली सल्तनत जो मध्यकाल का पहला हिस्सा है, उसके बारे में किन किन शासकों के बारे में, किन किन राजवंशों के बारे में कौन से लेखकों ने क्या विवरण दिया है। हम इनके दिए गए विवरण के आधार पर ही मध्यकालीन इतिहास के तथ्यों का संग्रहण करके उस युग के राजनीतिक स्थिति, मिलिट्री अभियान, सैनिक अभियान, विजय
उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, लोगों का जनजीवन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ये सारे स्रोत ही चूँकि समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए थे, इसलिए इनमें दी गई जानकारियों को हम प्रामाणिक भी मानते हैं। अगले वीडियो में हम मुगल कालीन प्रमुख स्रोतों का वर्णन करेंगे, के बारे में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।